यह सत्य है कि अंतस की वेदना शब्दों में मुखरित होकर हृदय से स्वतः ही प्रकट हो उठती। विद्यापति जी की श्री राधे का जो अंतर्दाह है वह भी इन भावों के साथ इन शब्दों के रूप में अवतरित हो उठता है। सुन सेज ही साले, बहुत ही सुंदर उन्होंने बोला, सुन सेज ही साले रे, पिया बिनु घर होए आज, विनती करो सलोनी रे, मोहि देश अभी घर सा। प्रिय के बिना सूनी से प्रेमिकाओं को सदैव ही सालती रही है। इस दुख का कोई उपचार विरहिणियों के पास नहीं। यदि कोई उपचार उनको दिखाई देता है तो वह मात्र उस अंतर ज्वाला में जलकर भस्म हो जाना है। और यह जो भस्म भूति अनुभूति है कि उस रागात्मक अनुभूति की चरम परिणति है कि वह विरहिणी उस विरह की वेदना में अंतर ज्वाला में अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और निरंतर निस्तेज निष्काय होते हुए भी अपूर्व सौंदर्य से परिलक्षित होती चली जाती है। वह विरह की वेदना मानो उसके संपूर्ण सौंदर्य को तपाकर स्वर्ण के समान और अधिक चमत्कृत कर देती है। ये जो चरम परिणति है, ये चरम परिणति विरहिणियों के पास है। प्रिय के आने की अवधि का सामीप्य जितना सुखद होता है वह उतना ही उद्वेलित करने वाला है। जैसे जैसे पता चलता है कि अवधि समीप आ रही है और प्रिय भी आने ही वाले हैं, और ये भाव जितना सुख प्रदान करता है उतना ही ये भाव आतुरता देता है। मन और अधिक आतुर होने लगता है, मन और अधिक अधीर होने लगता है, वो अपनी संपूर्ण धैर्यता को होने लगता है। प्रिय के आगमन की अवधि जैसे जैसे समीप आती है विरही का मन और अधिक आतंकित सा होने लगता है। रागात्मक अनुभूति ही इस मना स्थिति की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि उसको सबल और सशक्त बनाती है। विद्यापति की विरहिणी नायिका की यही मना स्थिति यहाँ पर इन शब्दों के रूप में दिखाई देती है। सखी हे कतहु न देखी बदर, काश शरीर की नहीं मानस, अवधि निमर ढील ना। रागात्मक अनुभूति के कारण प्रेमिका आशा, निराशा, सुख, दुख, हर्ष, विषाद इन सभी भावों में सदैव डूबती और उतरती रहती है। कभी हृदय को कोई सा भाव आकर झकझोर देता है तो कभी उसके विपरीत दूसरा भाव आकर झकझोर देता है। ये भाव एक दूसरे की विपरीत अवस्था के साथ लगातार अनवरत उसके हृदय में आते हैं। जैसे सागर में उठने वाली जो लहरें हैं उनका जो उद्वेलन है वो आपस में ही टकरा, आपस में जितनी लहरें आगे जाती हैं वापस उतनी ही तीव्रता से लौटती हैं। उसी प्रकार से वो प्रेमिका का हृदय आशा के कारण जितना आह्लाद से भर जाता है तत्काल ही निराशा भी उसको आह्लाद से शून्य कर देती है। विद्यापति के गीतों में ये भावों की सूक्ष्मता बड़े ही सौंदर्य के साथ देखने के लिए मिलती है। ये सभी भाव उनके काव्य में अभिव्यंजित होते हुए प्रतीत होते। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा इन भावों की सुंदर और सहज अभिव्यंजना के आधार पर विद्यापति के गीतों के दो भेद देखने को मिलते हैं। एक है साहित्यिक या कलात्मक, दूसरा है साहित्यिक या कलात्मक गीत और दूसरा है लोकगीत। विद्यापति जी के काव्य में ये दोनों ही रूप देखने के लिए मिलते हैं। लोकगीतों के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए फ्रांसिस बी हूमर कहते हैं कि लोक गाथाओं अथवा लोक गीतों का महत्व केवल इसी बात से नहीं है कि उनमें कृत्रिम काव्य भावना उपलब्ध होती है।
वे परंपरा की भाषा में ही अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते, वरन जन समूह की वाणी द्वारा प्रकाशन करते हैं। उनमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं पाई जाती। जो वस्तु जैसी है उसका यथातथ्य रूप में वर्णन करते हैं। ये स्वतंत्र हवा की भांति बिल्कुल तरोताजा होते हैं। वायु और सूर्य का प्रकाश मानवों में क्रीड़ा करता है। खुली हुई इन पंक्तियों में श्री भूमन ने लोक रीतियों के जिन तथ्यों की ओर संकेत किया है वह उनकी मूलभूत विशेषताएं हैं। वास्तव में भूमर जी ने सत्य कहा है। लोकगीत एक सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति है जो कोमल कांत भावनाओं को अपने शब्दों में, गीतों में परिणित करने वाले हैं। लोकगीत उन समस्त जो लोक मानव हैं उनके हृदय की सत्य भावनाओं की एक सहज और सरल अभिव्यक्ति है। ये सही है कि ये जो लोकगीत हैं ये स्वतंत्र होते हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे हुए नहीं होते। जैसे हवा अपने सहज वेग के साथ में चारों ओर भ्रमण करती है और पुष्पों, बगीचों चारों ओर से गुजरते हुए उनकी सुगंध को अपने साथ लेते हुए और सभी को तरोताजा करते हुए चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये लोकगीत भी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से युक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के भाव, रहन सहन, वेशभूषा और शब्द सब कुछ इनमें समाया हुआ होता है। ये लोकगीत वास्तव में उन समस्त व्यक्तियों की सरल भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिसे वो बड़े बड़े व्याख्यानों के द्वारा या बड़ी बड़ी परिभाषाओं के द्वारा कहना नहीं जानते। लोकगीतों में अभिव्यंजना की कोई कृत्रिमता नहीं होती, कोई बनावट नहीं होती। वो सब कुछ जो भी कुछ उसमें है वो स्वाभाविक है। हृदय की सहज स्फुरण लोकगीतों में समाहित होते हैं। जैसा हृदय में जो भाव आ जाता है वो उनमें तत्काल वैसा का वैसा स्वरूप लेते हुए अवतरित भी हो जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि लोकगीतों पर समाज का अंकुश नहीं होता, बल्कि वे विषय का यथातथ्य वर्णन करते हैं। जैसा विषय है उसको वैसा ही वह अभिव्यक्त करते हैं। किसी प्रकार का कोई मानसिक या बौद्धिक दबाव उन पर नहीं होता कि समाज में हम ये कहेंगे तो उसका ऐसा प्रत्युत्तर हमें सुनने के लिए मिलेगा या कुछ वगैरह वगैरह अनेक प्रकार की बातें। किसी प्रकार का कोई अंकुश उनके मन, मस्तिष्क या हृदय पर नहीं होता। इसलिए जो भाव उनके हृदय में जिस रूप में आते हैं उनको वो उसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि लोकगीतों का शास्त्रीय बंधन नहीं होता। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है वो अपनी एक मर्यादा के साथ प्रस्तुत होता है। उसके ताल, लय, बंधन सभी की अपनी अपनी एक नियमित परिपाटियां हैं जिनका उसको पालन करना होता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोकगीत हैं वो किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधन में बंधे हुए नहीं होते। वो तो उन्मुक्त वायु के समान है जो अपने पूर्ण उल्लास, हर्ष और कहना चाहिए कि दैविक मान्यता के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। वो तो सूर्य की ऐसी रश्मियां हैं जो कोने कोने के अंधकार को मिटाने में सक्षम है और सहज है। विद्यापति के गीतों में चाहे वे साहित्यिक हैं या लौकिक हैं, ये सारी विशेषताएं देखने के लिए मिलती है। विद्यापति के लोकगीतों में भावों के सहज स्फुरण के साथ साथ लय का भी सुंदर विधान है। ये तो सत्य है कि विद्यापति अपनी भावनाओं को कहने के कुशल चतुर हैं। जो भी गीत, साहित्य उन्होंने लिखा है वो हृदय स्पर्शी है। उसके लिए शब्द ही नहीं है उसकी विशिष्टताओं को वर्णित करने के लिए। लेकिन जो विशिष्टताएं उनके साहित्य में, उनके लोकगीतों में समाहित हैं, उनको जिस प्रकार भी वर्णित किया जा सकता है वैसा वर्णन करने का प्रयास विभिन्न आलोचकों ने किया है, साहित्यकारों ने किया है और पाठकों ने उसको समझा भी।
तो उनके गीतों में भावों के साथ साथ लय का भी सुंदर विधान देखने को मिलता है। लोक की घटनाएं, आलोचनाएं, लय, गति, जीवन जीने की जिजीविषाएं, इन सभी का समन्वय विद्यापति के गीतों में सहज रूप में अपना। कुंज भवन से निकलती हुई राधा को जब श्री कृष्ण रोक लेते हैं, तब वह अपने नारी की जो दुहाई देती है कि लहरियों में बहकर उसकी प्रभावोत्पादकता जो है वो शतगुणी सी हो जाती है। वहां हम देखते हैं कि विद्यापति के गीतों में वो सारे तत्व सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं जो एक सफल गीति काव्य की अपेक्षा है। लोक तत्व तो उनके गीतों की प्रमुख विशेषता है। लोक तत्वों की जो सरलता है, कलापूर्णता है, अलौकिकता है, अपूर्वता है, सहृदयता है, सहजता है, ये सारे तत्व उनके काव्य में वास्तविक रूप में विद्यमान है। इनकी समन्विति उनके गीतों में हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरे शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि इनके गीतों में एक वो कलात्मक गीतों की साज सज्जा और सुघड़ता देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर सरलता, स्वाभाविकता, भावमयता, स्वच्छंदता, इन सब का भी संपूर्ण सम्मिश्रण उसमें प्राप्त है। जिस प्रकार विधात्मा ने राधा के मुख से विद्यापति को मुख की रचना करने के लिए मानो प्रेरित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राधे के सौंदर्य की जो वर्णनीति है उसको मानो विधाता ने विद्यापति के मुख से कहलवाया। फिर उन युवतियों ने उस अमृत से धोकर उसको तत्जन्य कांति से दसों दिशाओं में प्रकाशित कर दिया। जो वो युवक युवतियां हैं, लौकिक रूप में उस चित्र को चारों ओर प्रकाशित करती हुई प्रतीत होती है। तो इसी प्रकार से विद्यापति ने अपने गीतों में शास्त्र और लोक दोनों का ही बहुत सुंदर समन्वय किया है। ये एक अपूर्व भावालोक है जिसकी सृष्टि हमें विद्यापति के काव्य में देखने के लिए मिलती है और विद्यापति का काव्य इस सौंदर्य सृष्टि से युक्त है, चाहे वो लौकिक अभिव्यक्ति है या शास्त्रीय अभिव्यक्ति। वास्तव में विद्यापति काव्य के दोनों रूपों की अभिव्यक्ति करने में संपूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं। थैंक यू।